नमस्कार बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको खास तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही आज हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा, तो पूरा हफ्ता बाजार के लिए बहुत इवेंटफुल रहा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और साथ ही अमेरिकी बाजारों की चाल के बीच निफ्टी ने हफ्ते का अंत रिकॉर्ड ऊंचाई पर किया। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से बाजार को भरोसा मिला, नकदी बनी रहेगी ऐसा भरोसा जताया गया, और आरबीआई जल्द ही कोई फैसला नहीं लेगा, ये कमेंट्री में साफ तौर पर गवर्नर की तरफ से कहा गया। पूरे हफ्ते में निफ्टी की बात की जाए 2% चढ़कर 17,895 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में हमने देखा इस हफ्ते 1.5% की तेजी रही, तो मिड कैप इंडेक्स 3.5% चढ़कर नए शिखर पर पहुंचा। ने आज कैश मार्केट में 64 करोड़ रुपए की है बिकवाली, और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 168 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज के बाजार में क्या रहा खास, आज के कारोबार पर राय के लिए सीधे अब हम सुनते हैं अनिल जी को एडिटर्स टेक में। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा भरपूर एक्शन, और लगातार 3 दिनों तक अमेरिकी बाजारों की तेजी का बड़ा फायदा उठाया भारतीय बाजारों ने, और लगभग 100 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की निफ्टी ने दमदार 17,900 के बेहद करीब, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंचे, सिर्फ 6-7 पॉइंट से दूर रहे, यानी कि लगभग लाइफ टाइम हाई बनाया। भले ही दिन के दौरान ना बनाया हो तो क्या हुआ, क्लोजिंग आज जो हुई है बाजार की 17,900 के बेहद करीब, ये इतिहास की सबसे ऊंची क्लोजिंग है निफ्टी की। लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए दिखे हैं बाजार। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ने भी मजबूत प्रदर्शन आज किया। बैंक निफ्टी 38,100 तक पहुंचा, और वहीं थोड़ी सी रुकावट की जो जगह है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजारों में और जोश बढ़ता हुआ नजर आया, नए हाइस के आसपास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मिड सेशन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, इस वजह से कि डाउ फ्यूचर्स हल्के से सपाट हो चुके थे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, और चौतरफा खरीदारी बाजार में देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में जो मजबूती है कहना ही क्या, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे थे जो 5 से लेकर 20% के दमदार उछाल के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, और बाजार की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत वहीं नजर आई। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजारों का जोश बरकरार रहा। 18,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की है, नया रिकॉर्ड हाई बनाने की तैयारी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी होती हुई दिख रही है, और जो संकेत अभी दिख रहे हैं अगले हफ्ते के लिए वो काफी मजबूती भरे नजर आ रहे हैं। और बस फोकस रहेगा अमेरिका के बाजारों पर, नतीजों पर, और यहां से अगले हफ्ते के लिए आपको फिर से ट्रिगर्स बनते हुए दिखेंगे। चलिए आज के बाजार का हाल जाना, सोमवार के बाजार की तैयारी भी कराएंगे, अनिल जी से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफी शानदार रहा, इवेंटफुल रहा, टीसीएस के नतीजे भी आए लेकिन अनुमान से कमजोर, और आरबीआई पॉलिसी का स्टेटस को बरकरार रहा। अकोमोडेटिव रुख गवर्नर ने कमेंट्री में जरूर दिया है। आपके लिए क्या खासियत रही इस पूरे हफ्ते की, और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या आप चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नतीजों का सीजन तो बस शुरू ही हुआ है अभी। सोमवार के लिए खास स्ट्रैटेजी इंट्राडे में, और पोजिशनल व्यू कहाँ? बिल्कुल, देखिए आज जो बहुत एक अच्छा वर्ड मुझे लगा था, ग्रेजुअलिज्म एंड नॉट सडननेस, जो गवर्नर साहब ने बोला और अपने भी हेडलाइंस में चल रहा था, और एक पॉजिटिव रुख था, उनके स्टेटमेंट्स काफी पॉजिटिव थे, और एकोमोडेटिव स्टैंड जो आपने भी बोला भी, तो कहीं ना कहीं देखिए रेट चेंज नहीं होना और बाकी सारी चीजें ऐसी होना, तो मार्केट ने उसको थम्स अप दिया। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि सिर्फ 6-7 पॉइंट से ही रह गया, और जस्ट हाईस छूते छूते रह गया मार्केट आज, बट फिर भी जो हाईएस्ट क्लोजिंग दे तो उससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वीकली क्लोजिंग अगर हाईएस्ट पे होती है तो नेक्स्ट वीक भी देखिए तेजी का ही बनेगा, और ब्रॉड बेस्ड तेजी थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए, तो ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहा। और टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए, थोड़ा जरूर अनुमान से थोड़ा कम था, बट ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव मार्केट रिएक्ट करेगा उसको, और मेरे हिसाब से रिजल्ट्स ओके से थोड़ा सा नेगेटिव बिलो एक्सपेक्टेशन ही बोलूंगा। और जो मेरी
पिक्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं लाया हूं फेडरल बैंक। आज जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स क्लोज हुए हैं, आज तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जबरदस्त माहौल बनाया, पीएनबी भी बना था मगर वो बैन में था, बट फेडरल बैंक मुझे एफएनओ पिक के तौर पे बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसका 89 का टारगेट लगाना चाहिए और 84 का स्टॉप लॉस। दूसरा, मैं इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे जिस तरीके से टायर स्टॉक्स चल रहे थे, टीवीएस श्रीचक्र हो या बालकृष्ण टायर्स हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या फिर अपोलो टायर्स, ये सब अच्छे चल रहे थे, तो मुझे लगता है कि जेके टायर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जो कि मैं इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे देता हूं। फंडामेंटली मैं स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं कर रहा, बट ये इंट्राडे कैश मार्केट की पिक टेक्निकल फ्रंट पे है, तो टेक्निकल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। 157 159 के टारगेट्स, 149 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंड्योरेंस वाली कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जो पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं, और 1630 पे क्लोज हुआ, 1690 1730 का टारगेट लगाया और 1590 का स्टॉप लॉस। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स पे इस हफ्ते में वैसे भी बहुत बुलिश था और मुझे आगे आने वाले दिनों में भी बहुत बढ़िया लगता है, तो बिल्कुल ऑटो इंसुलरी पे दाव लगाना चाहिए। तो अगले हफ्ते की पोजिशनल पिक एंड्योरेंस पिक। ठीक जी, तो संदीप जैन की राय, फेडरल बैंक में इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पर उनकी पसंद, जेके टायर इंट्राडे कैश के तौर पर उन्होंने सजेस्ट किया है, और एंड्योरेंस टेक पोजिशनल व्यू उसमें रखने की सलाह। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आज का बड़ा इवेंट था आरबीआई पॉलिसी का। अपनी क्रेडिट पॉलिसी में लगातार 8वीं बार आरबीआई ने रेपो रेट पे कोई बदलाव नहीं किया, 4% पर इसे अभी भी स्थिर रखा गया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी बिना बदलाव के 3.35% पर ही स्थिर रखी गई है पॉलिसी की। लेकिन जो बड़ी बातें रही, कमेंट्री में क्या गवर्नर ने कहा, यह समझना जरूरी है। देवांशी से बात करते हैं। देवांशी जरा बताएं, क्या खास आज पॉलिसी के बाद गवर्नर की कमेंट्री से निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, आप देखिए इस बार की भी आरबीआई पॉलिसी में स्टेटस क्यू होता हुआ दिखा, यानी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। लगातार 8वीं बार है जबकि स्टेटस क्यू पॉलिसी आती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो अकोमोडेटिव स्टैंस है वो भी जारी रखा गया है। गवर्नर का ये भी कहना था कि आने वाले समय में जब तक जरूरत पड़ती है इकोनॉमी को, तब तक अकोमोडेटिव स्टैंस को जारी रखेंगे। इसके साथ ही इस बार जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सीपीआई का जो अनुमान है उसमें इस बार कमी की गई है। सीपीआई का जो एस्टिमेट्स थे वो 5.7% थे, वहां से कम करके 5.3% किया गया है FY22 के लिए। इसके साथ ही जो जीडीपी का अनुमान था वो मेंटेन किया है 9.5% के ऊपर। और साथ ही इस बार आप देखिए जो लिक्विडिटी का कमेंट्री थी वो सबसे अहम थी और सबका फोकस वहीं पे था। जो आरबीआई है उनका कहना है कि इस बार जो लिक्विडिटी है वो सरप्लस में जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिकवरी आती हुई दिख रही है इकोनॉमी में वो अनइवन है, तो धीरे धीरे जो लिक्विडिटी सरप्लस है उसको खींचते हुए दिखेंगे। इनका कहना है कि आने वाले समय में जो जीसैप्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन VRRR को आने वाले समय में कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ कोई शॉक या सरप्राइज नहीं देना चाहते हैं इकोनॉमी को, जैसे कि मैंने कहा धीरे धीरे लिक्विडिटी सरप्लस को यहाँ पे खींचते हुए दिखेंगे। और इनका ये भी कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए SLTRO को भी आने वाले समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जो सपोर्ट है NBFCs को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को वो आने वाले समय में देते रहेंगे। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं, रूरल और अर्बन डिमांड में काफी सुधार देखने मिला है। और आखिर में इनका ये भी कहना था कि जो केपेक्स है उसमें भी इस बार सुधार होता हुआ दिखा है। तो इन ऑल आप देखें जो पॉलिसी है वो काफी पॉजिटिव होती हुई दिखी थी। लिक्विडिटी पर जो कमेंट्री है वो काफी अहम थी, लेकिन जो महंगाई दर है उसमें इस बार कमी की गई है। बिल्कुल देवांशी, इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिलहाल कोरोना काल में झटके खा चुकी इकोनॉमी को उबारने पर उनका पूरा फोकस है। साथ ही सिस्टम में पर्याप्त नकदी मौजूद है, जरूरत पड़ी तो और नकदी डाली जा सकती है। Let there not be any concern about the adequacy of liquidity in the system to support economic activity or to support financial markets. Let me reiterate and re-emphasize that VRRR auctions are primarily a tool for rebalancing liquidity as part of our liquidity management operations and should not be interpreted as a reversal of the accommodative monetary policy stance.
चलिए बढ़ते हैं आगे और खबर यह है कि विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा जो है, जो चार्टर्ड विमान से खास तौर पर आएंगे, 15 अक्टूबर से उसकी इजाजत मिल चुकी है, जो कि कोरोना की वजह से जिसमें कुछ पाबंदियां थी। तो बेसिकली देश में फिर से पुरानी ही तरह विदेशी सैलानी आ पाएंगे। वरुण से जरा बातचीत करते हैं पूरी खबर। वरुण जरा बताएं, बेसिकली विदेशी पर्यटकों के लिए अब बिना रोक टोक के लगभग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दरवाजे फिर से खुल गए हैं। देखिए, भारत में विदेशी टूरिस्ट जो है वो जल्द फिर से लौटने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार का फैसला है कि जो फॉरेन टूरिस्ट चार्टर्ड विमान से आएंगे उनको 15 अक्टूबर से आने की अनुमति होगी और टूरिस्ट वीज़ा उनको मिलेगा। जो चार्टर्ड विमान से नहीं आएंगे उनको 15 नवंबर से भारत में आने की अनुमति मिलेगी। हालांकि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसके तहत इनको आना पड़ेगा, लेकिन आने की परमिशन मिल रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को होगा, एविएशन इंडस्ट्री को होगा, तमाम वो इंडस्ट्रीज़ को होगा जो कि फॉरेन टूरिस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो इनके जो टोटल ट्रैवलर ग्राहक होते हैं उसमें से करीब 50% के आसपास जो होते हैं वो दरअसल फॉरेन टूरिस्ट होते हैं। और अगर देखिए ट्रैवल खुलता है तो इसका फ़ायदा लीजर ट्रैवल पे तो पड़ेगा, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट ट्रैवल होता है उस पर भी पड़ेगा और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इन कंपनियों को मिलेगा। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो हर साल करीब 1 करोड़ के आसपास के जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भारत में आते हैं और इससे करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास की आय जो है वो भारतीय कंपनीज़ को होती है। और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो कुल फॉरेन टूरिस्ट में से 20% के आसपास बांग्लादेश, 14% के आसपास यूएस और 10% के आसपास के जो टूरिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं यूके के होते हैं। तो ये फॉरेन टूरिस्ट अगर देश में आएंगे तो जाहिर सी बात है होटल इंडस्ट्री का जो एवरेज रेंट है वो बढ़ेगा, जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है वो बढ़ेगी और इसका इम्पैक्ट आपने देखा कहीं ना कहीं आज जितने भी होटल स्टॉक्स है उनमें तेज़ी देखने मिली। जाहिर सी बात है फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो ओवरऑल अगर जो बुकिंग्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो इसके लिए आपने देखा कि जितने टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इसका इम्पैक्ट एविएशन काउंटर्स पे भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन की कुल आय में से 20% के आसपास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आती है। एयर इंडिया की कुल आय में से करीब 50% के आसपास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आती है। तो अगर विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो एविएशन कंपनीज़ को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके लिए आपने देखा कि इस खबर के बाद मार्केट में इन जितने भी काउंटर्स थे हॉस्पिटैलिटी को लेके, टूरिज्म को लेके, इनमें जम के खरीदारी देखने मिली है। शुक्रिया आपका वरुण पूरी जानकारी के लिए। और आने वाले हफ्ते के इवेंट्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं, मानसी से जानते हैं। मानसी जरा बताएं अगले हफ्ते किन ट्रिगर्स पर रहेगी बाजार की नजर? जी बिल्कुल, देखिए ढेरों ट्रिगर्स हैं और आने वाले हफ्ते से इनफैक्ट हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत जोर शोर से होते हुए दिख जाएगी। काफ़ी सारी कंपनियों के नंबर्स होंगे। सबसे पहले रिजल्ट ही मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर अगले हफ्ते निफ्टी स्पेस की कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। डेल्टा कॉर्प, माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक जैसी कंपनियों के नंबर्स वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। वहीं कैश में एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नजर रहेगी। अब नतीजों के बाद अगर ट्रिगर्स की बात करें, 11 अक्टूबर सोमवार के दिन एनएससी डॉलर रुपए का वीकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगी। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट होगी। स्प्लिट रेशो 1:5 का है। केशोराम इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू इस दिन बंद हो जाएगा, प्राइस जिसका 50 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 48 करोड़ का राइट्स इशू बंद होगा। इशू प्राइस जो है 30 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। वहीं आरके फोर्जिंग्स की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। तेजस नेटवर्क के लिए ओपन ऑफर खुलेगा। पेनेटोन फिनवेस्ट लिमिटेड 258 रुपए प्रति शेयर के दाम पर करीब 26% स्टेक की खरीदारी करने की योजना बनाकर चल रही है। 26 अक्टूबर को यहां पर वैक्सीनेटेड भारतीय के लिए यूके में क्वारंटीन नहीं होना होगा, यानी कि जो नए लॉज हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। 12 अक्टूबर के दिन ट्यूसडे की अगर बात करें, वित्त मंत्रालय 12 अक्टूबर को बजट की तैयारी शुरू करेंगे। वहीं अगस्त आईआईपी और सितंबर सीपीआई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और साथ ही जीएम ब्रूवरीज के नतीजों पर फोकस रहेगा। 13 अक्टूबर बुधवार के दिन एसआरएफ लिमिटेड बोनस इशू की एक्स डेट होगी, रेशो जिसका 4:1 का होगा। 14 अक्टूबर थर्सडे हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे। इस दिन टीसीएस के अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार होगा। सितंबर डब्ल्यूपीआई के डेटा आते हुए दिखेंगे। वहीं सेंचुरी टेक्सटाइल पर फोकस रखिएगा। 14 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने को लेकर यहां पर फैसला होता दिखेगा। अंत में 15 अक्टूबर यानी फ्राइडे का दिन दशहरा के मौके पर भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई जो है वो इस दिन
से शुरू हो जाएगी। थंगमहल ज्वेलरीज कंपनी की 48वीं ब्रांच जो है वो 15 अक्टूबर को खुलने जा रही है। वहीं 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारत आने वाले विदेशियों को पर्यटक वीजा जो है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले हफ्ते के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुक्रिया मानसी। आने वाले इवेंट्स पर और ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। सर बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए क्या रखें स्ट्रैटेजी? जी स्वाति जी नमस्ते, आपका और आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक बताने के पहले कल जो मैंने दो ऑप्शंस दिए थे, एक तो पावर ग्रिड और आईईएक्स। पावर ग्रिड मुझे ज्यादा पसंद था, रिस्क उसमें कम लगता था, तो वो लेने के लिए बोला था, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए थे। तो आईईएक्स का तो हो गया टारगेट, और बड़ा अच्छा टारगेट हुआ, टारगेट से कहीं ज्यादा ऊपर गया जो ऑप्शन था। और आपका जो पावर ग्रिड है वो अभी भी बना हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, तो सोमवार पे इस पे नजर रखिए। अभी के जो दो स्टॉक हैं वीकेंड के लिए सोमवार को जो आपको लेने हैं वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और वोल्टास। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मेरी सलाह 2600 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लीजिए 80 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 60 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 110। वोल्टास दिन में ऊपर गया था, बाद में नीचे आया, तो ये 1300 रुपए की कॉल 40 रुपए पे बंद हुई है, वहां पे आप ले सकते हैं। 28 रुपए का रखें स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें रहेगा 60 रुपए। दोनों में से कोई ऐसे आज खास पसंद नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन एक ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने ऑप्शन जो भी आप ट्रेड करें कम क्वांटिटी में करें, लेकिन उस पर नजर बिल्कुल बना के रखें। धन्यवाद, जय हिंद। और वीकेंड पे आप माँ की पूजा, दुर्गा की पूजा और उनके अनुकंपा आप पे बनी रहे, ऐसा मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। आइए अब सोमवार के लिए बाजार पर क्या रखें तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 3 आपके लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स होंगे। पहले तो बाजार बंद होने के बाद आने वाले टीसीएस के नतीजे। टीसीएस के नतीजे आईटी शेयरों की और बाजार की चाल को काफी हद तक प्रभावित करेंगे, क्योंकि हेवीवेट टीसीएस भी है और साथ ही आईटी शेयरों का काफी कुछ वजन है निफ्टी में भी और ओवरऑल बाजार में भी। मिड कैप आईटी शेयरों की भरमार है, जो कि ट्रेडर्स का सेंटिमेंट सुधारने या बिगाड़ने का काम करते हैं। तो पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत अमेरिका से। उम्मीद यह है कि अमेरिका में एक शांत सेशन दिखेगा, थोड़ा मजबूती के साथ वाला। देखते हैं आज वहां रोजगार आंकड़े आने वाले हैं, वो कैसे रहते हैं, और उसके बाद सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स पर तो नजर रखेंगे। तो दूसरा ट्रिगर वहां से आएगा। और तीसरा ट्रिगर आपको मिलेगा एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़ों से। देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन होता है आज के सेशन में। जो इतनी दमदार खरीदारी और मजबूती हुई है, क्या उसमें योगदान ज्यादा एफआईज का है या फिर ट्रेडर्स का, ये देखना बेहद जरूरी होगा। तो इन सारे ट्रिगर्स के बीच में हम सोमवार को करेंगे अपने ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। सोमवार को आपके लिए 17,750, 17,800 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 17,950, 18,000 बेहद छोटी सी हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, और उसके पार तो आपको पता है खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 37,500, 37,600 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, और एक बार 38,100 को पार किया तो फिर बैंक निफ्टी भी नई ऊंचाइयां छूने को रहेगा बेताब। ये दोनों ही लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। लेकिन इसके अलावा जो बड़े एक्शन वाला है वो है कैश मार्केट का प्रदर्शन। स्टॉक्स जो कैश मार्केट के हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो अगले हफ्ते भी छाए रहेंगे बाजार में, और वहां पर भरपूर तेजी बनने की और संभावनाएं हैं। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे सोमवार के लिए? गुड इवनिंग। सो आज के सेशन में जिस तरीके से आज वापस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला, हमें यहाँ से जिस तरीके से डेटा बने तो 18,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 66 के आसपास। इसमें 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 110 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके से बाइंग बनी है स्पेशली सेकंड हाफ में, वो ये दिखाता है कि ये तेजी अब अगले वीक में भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, और निफ्टी में हम 18,000 के ऊपर के लेवल अब नेक्स्ट वीक में मोस्ट लाइकली हम देखने को मिल सकते हैं। तो 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी।
बैंकिंग में हमें पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्पेशली लास्ट के 1 घंटे में एक्शन देखने को मिला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी बाय किया जा सकता है मंडे के लिए। 95 के टारगेट हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 86 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा भी बाय करने की सलाह रहेगी। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक बताएंगे आज? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ये आज भी हमारे चैनल पे होजेरी इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही थी और 3 स्टॉक्स सब काफी चर्चे में आते हैं, डॉलर इंडस्ट्रीज, रूपा एंड लक्स इंडस्ट्रीज, और तीनों को ही मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा हूँ, और निचले लेवल्स पे किया हुआ है, ऊपर बहुत ऊपर भी गए हुए हैं और वहां से करेक्ट भी हुआ है। तो 4500 लेवल से अभी 3700 के लगभग चल रहा है, तो मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। अब सबसे बढ़िया बात जो है, लक्स इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी कंपनी है, 1957 से ये कार्यरत है, और आप देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में नहीं बल्कि एशिया में है, और 14% मार्केट शेयर। तो मिड सेगमेंट होजेरी इंटरप्राइजेस में ये सबसे बड़ी कंपनी है, और करीब 100 प्रोडक्ट्स हैं इनके और कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके, और उसके सामने 4,50,000 रिटेल पॉइंट्स पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब मैं आ जाता हूं फंडामेंटल्स पे, बहुत ही बेहतरीन एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। 36 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 31 का, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही नेग्लिजिबल 0.1, प्रोमोटर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग दैट इज 74%, और पिछले 3 साल की जो सेल्स की कैगर है वो 22% की और प्रॉफिट की कैगर 52% की। मैं जून के रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहा था, जून 2020 और जून 2021, 38 करोड़ से 65 करोड़, टीटीएम बेसिस पे 400 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं लास्ट ईयर। तो और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार रूरल इंडिया पे भी फोकस्ड है और ये एमएसपीज भी बढ़ रही हैं, रबी की फसल अब आगे अच्छी होगी एक्सटेंडेड मॉनसून की वजह से, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया माहौल बना रहेगा और रिटेल डिमांड से इनको बहुत फायदा होगा। डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया है और काफी म्यूचुअल फंड्स का भी कॉन्फिडेंस है, मतलब 8-10%, 11% FIIs DIIs का है, और कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स कुछ इसमें भी इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख रहा हूं। तो सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और मेरे हिसाब से स्टॉक को ले यहाँ पे, और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब 4190-4220 का लगाएं आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए लक्स इंडिया में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो आज के लिए बस इतना ही।